जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो पिछले क्लास में दोस्तों हम लोगों ने विद्युत चालकता से संबंधित प्रश्न को किए थे। आज दोस्तों उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए विद्युत चालकता और ओम के नियम से संबंधित प्रश्न को करेंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यदि दो बिंदुओं के मध्य 3 कूलम का आवेश ले जाने के लिए किए गए कार्य की मात्रा 72 जूल है, तो इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? तो यहाँ पे हमारा क्या क्या दिया गया है ये देखिए। पहले यहाँ पे Q बराबर या Q कैपिटल Q या स्मॉल Q दोस्तों जो दिया गया है, कितना दिया गया हमारा 3 कूलम दिया गया है। कितना दिया गया 3 कूलम। और जो 72 जूल दिया गया है वो हमें क्या दिया गया, वर्क। क्या दिया गया, वर्क दिया गया। और हमें क्या निकालने के लिए पूछा गया है, वोल्टेज पूछा गया है। तो हम क्या जानते हैं, जो हमारा V इक्वल टू होता है, V इक्वल टू जो होता है वर्क अपन क्या होता है, Q होता है। ये इसके बारे में, विभवांतर के बारे में पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था दोस्तों। तो यहाँ से हम दोस्तों क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है। तो वर्क बराबर हमारा कितना हो गया 72 जूल, और क्यू बराबर हमारा कितना हो गया यहाँ पे 3 जूल। यानी कि 3 से अगर काटेंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, वोल्टेज। यानी कि 3 दूना 6, 3 चौक 12। वोल्टेज जो हमारा हो जाएगा दोस्तों वो 24 वोल्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 एम्पियर हो तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, जो हम क्या जानते हैं ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू आई आर, और वोल्टेज हमें यहाँ पे भी निकालना है। तो वोल्टेज जब निकालना है दोस्तों, तो करंट हमारा कितना दिया गया है 10 एम्पियर, और रेजिस्टेंस जो दिया गया है कितना दिया गया है 50। यानी कि जो वोल्टेज हमारा हो जाएगा 5 का 5 यानी कि 500 वोल्ट। यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हमारा क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध है? देखिए दोस्तों, ओम्स लॉ के अनुसार हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ के अनुसार दोस्तों हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। क्या जानते हैं, V इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे हमारे क्या पूछा गया है, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध है। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच क्या संबंध है। यानी कि अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा निकालना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस आई को बराबर के उस पार ले जाएंगे तो ये बट्टा में जाएगा। यानी कि बी अपन क्या हो जाएगा आई। तो बी अपन आई जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ये रेजिस्टेंस के बराबर। और रेजिस्टेंस हमारा एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है। रेजिस्टेंस क्या हमारा कांस्टेंट टर्म है। और कि बी अपन आई जो हो जाएगा वो नियतांक या कांस्टेंट टर्म होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी का है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। और दोस्तों जो भी इंटू आई होता है वो हमारा क्या होता है, पावर या शक्ति होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है। विभवांतर मतलब क्या दोस्तों, वोल्टेज। और वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है हमारा, करंट या विद्युत की धारा। ओम्स लॉ के अनुसार, ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है हमारा, वोल्टेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, करंट का। या वोल्टेज जो होता है या विभवांतर हमारा होता है वो समानुपाती होता है विद्युत धारा का। तो यहाँ पे दोस्तों जो ऑप्शन नंबर हमारा वोल्टेज का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धारा या करंट, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है। अगर बेहतर सुचालक की बात करें दोस्तों, तो सबसे शुद्ध रूप में हमारा सिल्वर होता है, जिसमें अधिक करंट फ्लो करता है या अधिक सुचालक माना जाता है। उसके बाद दोस्तों कॉपर को माना जाता है। उसके बाद दोस्तों एल्युमिनियम को माना जाता है। उसके बाद एल्युमिनियम को माना जाता है। यानी कि जो जितना ज्यादा सुचालक होगा उसमें रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। सुचालक या कंडक्टिविटी जिसमें ज्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो दोस्तों सबसे उच्चतम सुचालक जो माना जाता है वो सिल्वर या तो चांदी को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। लेकिन दोस्तों सिल्वर तो हमारा सबसे अधिक उच्चतम श्रेणी का सुचालक है, लेकिन हम सिल्वर को अधिक यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सिल्वर हमारा क्या हो जाता है, सिल्वर हमारा ज्यादा महंगा हो जाता है। ज्यादा क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और अगर महंगे वायर को हम इस्तेमाल करेंगे तो चोर वगैरह लोग दिन में ही काट के वायर को ले जाएंगे, इसलिए सिल्वर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से क्या एक विद्युत रोधी नहीं है। विद्युत रोधी नहीं है, विद्युत रोधी नहीं है दोस्तों। विद्युत रोधी नहीं है इसका मतलब क्या दोस्तों, तो विद्युत अगर विद्युत रोधी होता
विद्युत रोधी की बात करें, अगर विद्युत रोधी होता तो उसमें करंट क्या होता, करंट पास हमारा नहीं करता, करंट फ्लो नहीं करता है। अगर विद्युत रोधी नहीं की बात कर रहा है, विद्युत रोधी नहीं की बात कर रहा है, मतलब उसमें करंट क्या होगा, फ्लो होगा। तो इस चार ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन ऐसा होगा जो करंट क्या करेगा, उसमें फ्लो करेगा, और जिसमें करंट फ्लो करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कागज के थ्रू से अगर देखें तो क्या कागज से हमारा करंट फ्लो करता है, बिल्कुल नहीं। हीरा जो होता है हमारा दोस्तों कार्बन का ही कंपाउंड होता है, या कार्बन का ये एलोट्रॉप होता है। तो कार्बन, ये हीरा भी दोस्तों हमारा करंट का क्या होता है, विद्युत रोधी होता है, यानी कि इसमें करंट पास हमारा नहीं करता है। अगर एवोनाइट की बात करें दोस्तों, तो एवोनाइट भी हमारा एक विद्युत रोधी तत्व ही है, यानी कि इसमें भी करंट हमारा फ्लो नहीं करता है। तो एकमात्र यहाँ पे दोस्तों हमारा नाइक्रोम जो हो जाता है, जो नाइक्रोम में हमारा करंट का तार फ्लो करता है, जिसे आयरन वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। आयरन में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। डैश इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। सेम क्वेश्चन दोस्तों, जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा वो उसका क्या है, सेम क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है। इंसुलेटर दो चीज होता है दोस्तों, एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और एक होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर, इंसुलेटर। कंडक्टर दोस्तों ऐसे एलिमेंट जिसके थ्रू से करंट हमारा फ्लो करता है, जैसे सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, और कॉपर हो गया। क्या हो गया, कॉपर हो गया। और दोस्तों सेमीकंडक्टर जिसमें करंट थोड़ा थोड़ा फ्लो करता है, जिसके अंदर दोस्तों हमारा ये सेमीकंडक्टर एलिमेंट आता है, यानी कि उसमें सेमी प्रेमेबल के रूप में, यानी कि थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो करता है, जैसे कि आर्सेनिक हो गया और सिलिकॉन हो गया, ये इसके अंतर्गत आता है। और एक होता है दोस्तों इंसुलेटर। क्या होता है, इंसुलेटर, जिसके थ्रू से दोस्तों करंट फ्लो ही नहीं करेगा या पास ही नहीं करेगा, जैसे कि हमारा हो गया रबर, रबर हो गया, या तो सूखी लकड़ी। क्या हो गया, सूखी लकड़ी। या तो फिर हम यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन है, हीरा हो गया, डायमंड, यानी कि दोस्तों डायमंड भी हमारा करंट फ्लो नहीं करता है, यानी कि इंसुलेटर होता है ये। कांच हो गया, क्या हो गया, ग्लास या कांच। तो ये सारी के सारे दोस्तों हमारा क्या कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा रबर क्या होता है, करंट पास बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि ये इंसुलेटर के अंतर्गत में आता है। हीरा भी हमारा क्या होता है, इंसुलेटर के अंतर्गत आता है, या डायमंड, तो इसमें भी करंट नहीं पास करेगा। जो दोस्तों ये कांच होता है, इसमें भी हमारा क्या होता है, करंट पास नहीं करता है। तो एकमात्र ऑप्शन यहाँ पे हमारा दोस्तों डी नंबर बच जाता है, मानव शरीर। तो मानव शरीर दोस्तों यहाँ पे हमारा इंसुलेटर के रूप में यहाँ पे नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगर दोस्तों इस मानव शरीर के साथ साथ यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन भी अगर यहाँ पे मान लेते हैं ग्रेफाइट हो जाता, तो यहाँ पे उत्तर हमारा ग्रेफाइट सही हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया गया है, मानव शरीर, तो यहाँ पे उत्तर सी नंबर का हो जाएगा। मानव शरीर की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा शरीर क्या होता है, एक कंडक्टर के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि हमारा शरीर में क्या होता है, नमी होता है, और नमी होने के कारण भी हमारा शरीर क्या करता है, एक कंडक्टर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिक्त स्थान में उपयुक्त, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरें। देखिए दोस्तों ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये 18 वोल्ट दिया गया है, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, और यहाँ पे 3 ओम दिया गया है, यानी कि जो यहाँ पे हमारा क्या होता है फॉर्मूला में, आई आई यानी कि क्या दोस्तों, एम्पियर। करंट हमारा क्या हो गया, एम्पियर में। तो एम्पियर में दोस्तों एकमात्र ऑप्शन दिया गया है जो ऑप्शन नंबर ए है, मिली एम्पियर। अगर यहाँ पे मिली वोल्ट होता या मिली ओम होता तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन नंबर ए एम्पियर में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ये हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 एम्पियर हो जाएगा, तब जाके ये दोनों हमारा 18 वोल्ट बराबर क्षेत्रीय 18 एम्पियर ओम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि इलेक्ट्रिक हीटर के टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है, जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त करता है, यदि विभवांतर बढ़कर 150 वोल्ट हो जाता है, तो हीटर द्वारा प्राप्त की जाने वाली धारा कितनी होगी। देखिए दोस्तों हमने कल क्या देखा था कि एक सर्किट था, एक सर्किट का जिसका दोस्तों 60 वोल्ट का बैटरी जिसमें लगाया गया है, और इसमें एक इलेक्ट्रिक हीटर लगाया गया है, और यहां से दोस्तों 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये सर्किट और हीटर हमारा सेम रखा गया है,
सर्किट और हीटर जो रखा गया है वो सेम रखा गया है, लेकिन जो वोल्टेज को किया गया है वो 150 कर दिया गया है। वोल्टेज को बढ़ा करके, यानी कि यहाँ पे दूसरा बैटरी लगा करके 150 वोल्ट कर दिया गया है, यानी कि सिर्फ वोल्टेज को बढ़ा दिया गया है। तो वोल्टेज को जब बढ़ा दिया गया है तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो हमारा कितना करंट होगा, इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो यहाँ पे कितना करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक हीटर लगाया गया है वो रेजिस्टेंस, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, दोनों इलेक्ट्रिक हीटर है, यानी कि दोनों का यहाँ पे जितना रेजिस्टेंस का खपत कर रहा था इलेक्ट्रिक हीटर हीटर यहाँ पर भी उतना ही रेजिस्टेंस का क्या रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर हमारा खपत कर रहा है। दोनों को आने के दोस्तों रेजिस्टेंस क्या है, दोनों का सेम है। तो ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, यानी कि रेजिस्टेंस जब सेम है तो V अपन क्या होगा, आई। तो V अपन आई हमारा क्या हो गया, एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। तो जिसमें से दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस अगर हमारा इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस अगर दोनों का सेम है तो R1 यानी कि R1 बराबर R2 हम कर सकते हैं। तो R1 बराबर अगर R2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V1 अपॉन I1 इसके थ्रू से बराबर V2 अपन I2। तो V1 की बात करेंगे तो V1 बराबर यहाँ पे हम 60 मानेंगे और I1 बराबर हमारा 4 एम्पियर हो गया, और यहाँ पर V2 बराबर यहाँ पे 150 हो गया, I2 बराबर हमें यहाँ पे निकालना होगा। तो V1 बराबर हमारा कितना है 60 और I1 बराबर 4 एम्पियर दिया गया है, और V2 बराबर हमारा यहाँ पे 150 वोल्ट दिया गया। यहाँ से हमें I2 का मान निकालना है। तो यहाँ से अगर काटेंगे 4 से कितना बार में कटेगा, 15 चौके 60, यानी कि 15 का 15, यानी कि 10, यानी कि I2 बराबर जो करंट हो जाएगा इस सर्किट में वो 10 एम्पियर का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज डैश यानी कि क्या होगा। अगर देखिए दोस्तों, एक सर्किट है हमारा, क्या है, एक सर्किट है दोस्तों। इस सर्किट में हमारा पहले क्या किया गया, 5 ओम का एक प्रतिरोध लगाया गया है। क्या किया गया है, 5 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या बोला गया है, 5 ओम का क्या, ये रेजिस्टेंस हमारा वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि किया जाए, यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो करंट दिया गया है, करंट को अगर हम वृद्धि करेंगे, आई में वृद्धि करेंगे तो वोल्टेज पे हमारा क्या असर होगा। तो देखिए दोस्तों, ओम्स लॉ के अनुसार हम क्या जानते हैं, ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू हमारा होता है, जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I होता है। यानी कि दोस्तों अगर करंट हमारा बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, और करंट हमारा घटेगा तो वोल्टेज भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। और यहाँ पे हमारा क्या बोला गया, धारा में वृद्धि किया जा रहा है, और धारा में अगर वृद्धि किया जा रहा है दोस्तों, मतलब धारा हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। धारा यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर धारा बढ़ रहा है तो वोल्टेज भी हमारा क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने। देखिए दोस्तों, विषम को चुनने की बात किया जा रहा है तो इन तीनों में से दोस्तों एक अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम इस ऑप्शन को देखते हैं हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे दो चीज का पता चल रहा है, एक कंडक्टर का और एक इंसुलेटर का। क्या पता चल रहा है, कंडक्टर और एक इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब क्या दोस्तों, जिससे करंट पास होता है। तो यहाँ पे कॉपर दोस्तों हमारा क्या है, कॉपर है जो कंडक्टर के रूप में काम करता है, और ग्रेफाइट भी हमारा दोस्तों एक कंडक्टर होता है। और पिछले क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पहले ही हमने देखा दोस्तों, जो मानव शरीर भी हमारा होता है, ह्यूमन बॉडी जो होता है वो भी एक कंडक्टर के रूप में भी कार्य करता है। और एकमात्र यहाँ दोस्तों रबड़ बच गया, जो रबड़ हमारा यहाँ पे इंसुलेटर के रूप में काम कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो अलग ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर का हो जाएगा, जो कि उत्तर हमारा डी नंबर का होगा। ग्रेफाइट दोस्तों, ग्रेफाइट हम किसे कहते हैं, ग्रेफाइट दोस्तों जो स्कूल में हम लोगों ने पेंसिल जो होता है, स्कूल में हम लोगों ने जो यूज किया था पेंसिल, तो उस पेंसिल के अंदर दोस्तों जो इस पतली सी होता है, इसके ऊपर एक परत लगा होता है, यानी कि जो लकड़ी का लगा होता है, लेकिन जो अंदर जो ये होता है दोस्तों ग्रेफाइट, ये दोस्तों इसको हम ग्रेफाइट कहते हैं। ये कार्बन का एलोट्रॉप होता है, यानी कि दोस्तों ये कार्बन का बना होता है। लेकिन दोस्तों ग्रेफाइट एक आधातु हो है। ग्रेफाइट क्या है, हमारा एक आधातु है। ग्रेफाइट दोस्तों आधातु होने के बावजूद भी हमारा इसके थ्रू से करंट फ्लो करता है। तो ग्रेफाइट एक अपवाद के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक दोस्तों जिसके थ्रू से मतलब दोस्तों करंट का क्या होगा, सप्लाई होगा। सुचालक मतलब क्या दोस्तों, कंडक्टर। सुचालक मतलब कंडक्टर, यानी कि करंट का क्या होगा, सप्लाई होगा। कंडक्टर, कंडक्टर, तो कंडक्टर यानी कि कौन है दोस्तों, तांबा। तांबा यानी कि क्या दोस्तों, तांबा को हम क्या जानते हैं,
हमारा एक धातु है, तांबा हमारा क्या है, धातु है। तो धातु हमारा दोस्तों, धातु में क्या होता है, हमारा करंट का सप्लाई होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन गैस होता है, सल्फर भी क्या होता है, गैस होता है, फास्फोरस भी हमारा क्या होता है, गैस होता है। यानी कि तीनों का तीनों ये हमारा विद्युत का क्या है, कुचालक है। यानी कि इसके थ्रू से करंट हमारा फ्लो नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश के अलावा अधातु में विद्युत की कुचालक होती है। पिछले क्वेश्चन में दोस्तों हमने क्या देखा कि ग्रेफाइट हमारा एक क्या है, अधातु है। ग्रेफाइट हमारा क्या है, एक अधातु है। ग्रेफाइट क्या है दोस्तों, हमारा एक अधातु है। लेकिन अधातु होने के बावजूद भी इसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होता है या करंट का सप्लाई होता है। करंट का क्या होता है, सप्लाई होता है। या तो इसको हम कह सकते हैं कि विद्युत का ये सुचालक है। विद्युत का क्या है, एक विद्युत का सुचालक, विद्युत का क्या है, ये सुचालक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या बोला गया, अधातु या विद्युत का। तो इसमें से सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या है, अधातु है। सारे के सारे क्या है, अधातु है। लेकिन ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद भी इसके थ्रू से हमारा करंट फ्लो करता है। यानी कि इसका उत्तर हमारा ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों, ओम सूलक के अनुसार हम क्या जानते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, I, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I होता है। मतलब दोस्तों अगर I बढ़ेगा तो V भी हमारा क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। I बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, अगर I घटेगा तो V भी घटेगा। और दोस्तों इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इक्वल का साइन होता है और इसके बदले एक रेजिस्टेंस का हमारा कांस्टेंट टर्म आता है। और ये हमारा दोस्तों क्या हो जाता है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला हो जाता है। अब क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, जो वोल्टेज होता है वो करंट का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या तो समानुपाती होता है। अब दोस्तों ऑप्शन को हम पढ़ते हैं, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार की लंबाई के विद्युत क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल गलत दोस्तों, ये क्या है, बिल्कुल गलत बोला गया है। लंबाई का क्या, हमने एक फॉर्मूला और हम क्या जानते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। और ये हमारा दोस्तों एक फॉर्मूला यहाँ पे आता था, क्या आता था, एल अपॉन ए। यानी कि यहाँ पे अगर एरिया का विद्युत क्रमानुपाती देता तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे लेंथ का अनुपाती बोला गया है, विद्युत क्रमानुपाती बोला गया है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देता तो यहाँ पे सही हो सकता था, या तो यहाँ पे लंबाई की जगह पर एरिया देता तब सही हो सकता था। लेकिन ये ऑप्शन हमारा इस तरह से गलत हो जाएगा। किसी तार में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए दोस्तों, क्या है विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब क्या हमारा बात कर रहा है, आई की। विद्युत धारा मतलब क्या, आई। यानी कि करंट हमारा जो हो रहा है विभवांतर का डायरेक्टली समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बता रहा है। यानी कि विभवांतर मतलब क्या, वोल्टेज। और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, आई। यानी कि यहाँ पे दोस्तों V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, सत्य बात बोला गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों बिल्कुल सही बोला गया है। यानी कि बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी बिजली के कुचालक है। कुचालक मतलब दोस्तों हमारा क्या हो गया, इंसुलेटर। कुचालक मतलब क्या हो गया, इंसुलेटर। यानी कि जिसके थ्रू से करंट क्या होगा, करंट का सप्लाई नहीं होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, कुचालक कहलाता है। तो दोस्तों माइका या तो क्वार्ट्ज जो होता है, माइका जिस माइका दोस्तों, माइका हमारा क्या होता है, एक अधातु होता है। क्वार्ट्ज दोस्तों, ये क्वार्ट्ज भी हमारा क्या होता है, एक बालू का अंश होता है, जिसका फॉर्मूला दोस्तों SiO2 होता है क्वार्ट्ज का। ये हमारा दोस्तों दोनों का दोनों अधातु है, जिसके थ्रू से करंट हमारा फ्लो नहीं करता है। तो पहला जो कथन है वो सही बोला गया है। यानी कि ये विद्युत का क्या है, कुचालक है या बिजली का कुचालक है। धातु और रबर, क्या दोस्तों, धातु और रबर। तो धातु और रबर की बात करें दोस्तों, तो धातु हमारा तो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। धातु जो हमारा होता है ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक यानी कि क्या दोस्तों, कंडक्टर। सुचालक यानी कि कंडक्टर जिसके थ्रू से करंट फ्लो करता है। रबर तो दोस्तों हमारा अधातु के अंतर्गत आता है, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन इसका धातु यहाँ पे दिया गया है, इसलिए ऑप्शन क्या हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। धातु और माइका, धातु हमारा दोस्तों सेमीकंडक्टर, सॉरी, धातु हमारा दोस्तों यहाँ पे एक कंडक्टर है। लेकिन माइका हमारा जो है एक क्या है, अधातु है। ये क्या है, कुचालक है और ये सुचालक है। यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत दिया गया है। यानी कि जो ए ऑप्शन दिया गया है वो बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हमारा डी नंबर ऑप्शन पे है, जो कि उत्तर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है। बिजली का चालक नहीं है। देखिए दोस्तों,
बिजली का चालक की बात करें तो हमारा, जिसे कि हम बैटरी में डालते हैं, बैटरी जो हमारा होता है, बैटरी में हमारा क्या होता है, H2SO4 का सोल्यूशन होता है। तो H2SO4 का सोल्यूशन होता है दोस्तों, तो ये हमारा H2SO4 क्या होता है, आयन में टूटता है। क्या टूटता है, H प्लस आयन और SO3 माइनस आयन में टूटता है। तो ये आयन में टूटने के कारण हमारा करंट का सप्लाई होता है। तो जो भी लिक्विड जो होता है, जो आयन में टूटता है, उस जो दोस्तों हमारा आयन में टूटता है, वो करंट क्या करता है, फ्लो करता है। वो क्या करता है, फ्लो करता है। तो यहाँ पे दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है NaOH। क्या होता है, NaOH। और NaOH हमारा एक Na प्लस OH माइनस में टूटता है, यानी कि ये हमारा आयन में टूट जाता है, जिसके कारण दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि इसमें हमारा करंट का फ्लो करता है। ग्लूकोज दोस्तों, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारा होता है C6H12O6। तो ये दोस्तों आयन में हमारा नहीं टूटता है। तो आयन में नहीं टूटने के कारण ग्लूकोज हमारा विद्युत का कुचालक होगा। ग्लूकोज क्या क्या होगा दोस्तों, हमारा विद्युत का कुचालक होगा। और दोस्तों अगर एसिटिक एसिड हम बोले, तो एसिटिक एसिड का सूत्र दोस्तों हमारा होता है CH3COOH। ये हमारा दोस्तों एसिटिक एसिड का सूत्र होता है। और ये भी दोस्तों हमारा आयन में टूटता है। क्या होता है, ये भी हमारा आयन में टूटता है। आयन में टूटने की वजह से ये भी, इसके अंदर भी हमारा करंट फ्लो करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोस्तों, इसका फॉर्मूला हमारा HCl होता है। ये हमारा H प्लस प्लस Cl माइनस में आयन में ये भी टूटता है, यानी कि इसमें भी, यानी कि इन तीनों में करंट फ्लो करता है। और एकमात्र हमारा बी, यानी कि ग्लूकोज में करंट फ्लो नहीं करता है। तो ग्लूकोज हमारा यहाँ पे बिजली का कुचालक या विद्युत का कुचालक या इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर के रूप में जाना जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओम के नियम के अनुसार डैश एक स्थिरांक होता है। तो देखिए दोस्तों, ओम लॉ के अनुसार हम क्या जानते हैं, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता है, आई। तो दोस्तों अगर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, तो इसको हम क्या जानते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट टर्म आता है, जो हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस बराबर हम क्या ले सकते हैं, V अपॉन आई। क्या ले सकते हैं, V अपॉन आई। यानी कि दोस्तों V अपॉन आई जो हमारा हो जाएगा, वो सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए में है। जो ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ए में है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये V डिवाइडेड बाय आई, ये दोस्तों ये ऑप्शन भी हमारा सही हो सकता है, क्योंकि V डिवाइडेड बाय आई को हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एग्जैक्ट आंसर हमारा ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर दोगुना हो जाता है, तो उसमें प्रवाहित होने वाला धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ओम्स लॉ के अनुसार हम क्या जानते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। और अगर दोस्तों यहाँ पे क्या बोला गया, वोल्टेज को दुगुना कर दिया जाए, अगर वोल्टेज को हम दुगुना करेंगे तो करंट भी हमारा क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। करंट भी क्या हो जाएगा, दोगुना। अगर हम इसको 3 गुना करेंगे तो करंट भी हमारा 3 गुना होगा। अगर इसको 4 गुना करेंगे तो करंट भी हमारा 4 गुना होगा। यानी कि दोस्तों ये हमारा क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जब भी एक दूसरे को बढ़ता है, तो ये एक दूसरे भी क्या होता है, साथ ही साथ बढ़ेगा। जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना भी करंट बढ़ेगा, और जितना करंट बढ़ेगा उतना ही वोल्टेज बढ़ेगा। तो यहाँ पर भी जो धारा का वृद्धि हो जाएगा वो दुगुनी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है। देखिए दोस्तों, ओम्स लॉ के अनुसार हमारा क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। और V इक्वल टू हम क्या जानते हैं, आर आई, यानी कि रेजिस्टेंस बराबर अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आई। यानी कि दोस्तों इस फॉर्मूला को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, और I अपॉन V अपॉन आर। जितना वेरिएबल होता है उस फॉर्मूला को हम उतने तरीके से लिख सकते हैं। एक पहला तरीका एक हो गया, और ये दूसरा तरीका, और ये तीसरा तरीका। अब इन तीनों ऑप्शन में, इन तीनों से दोस्तों जो मैच करता होगा ऑप्शन, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि तीनों ऑप्शन से दोस्तों जो मैच कर रहा है वो बी नंबर का ऑप्शन है, जो कि ये है। तो बी नंबर हमारा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विभवांतर V और विद्युत धारा I के बीच संबंध की खोज किसने की थी। देखिए दोस्तों, हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था, जो वोल्टेज या विभवांतर के बारे में जो खोज किया था, वो खोज करने वाले कौन थे, ओम थे।
ओम्स लॉ किसने दिया था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। ये हमारा किसने दिया था? ओम ने दिया था, तो इसका ऑप्शन हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा का पर क्या प्रभाव होगा? देखिए दोस्तों, फिर यहां से हम ओम्स लॉ के अनुसार ही देखेंगे, क्या करेंगे देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर वोल्टेज को मान लेते दोस्तों हम एक फिक्स टर्म क्या ले लिए? 8 ले लिए। क्यों, क्या बोला गया यहाँ पे? विभवांतर को स्थिर रखते हुए, स्थिर मतलब क्या? कांस्टेंट। तो वोल्टेज को हम मान लिए 8 है। क्या मान लिए? 8 मान लेते हैं दोस्तों। अब जब ये 8 है तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। तो दोस्तों अगर करंट को मान लिया हमने कितना है? 2 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस हमारा कितना है? यहाँ पे 4 ओम हो जाएगा, क्योंकि 4 दूना 8, क्योंकि कांस्टेंट टर्म बराबर का मतलब क्या दोस्तों? लेफ्ट LHS और RHS दोनों क्या होना चाहिए? हमारा बराबर होना चाहिए। इस बराबर का मतलब क्या है? LHS और RHS दोनों बराबर होना चाहिए। और अगर हम करंट को हमने 2 मान लिया, 2 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस हमारा कितना होगा? 4 ओम हो जाएगा। अगर प्रतिरोध को क्या किया जाएगा? अब प्रतिरोध को अगर आधा कर दें, अगर दोस्तों इस रेजिस्टेंस को अगर आधा करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? इसमें बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 8 हमारा किसी भी हराल में आना चाहिए। तो अगर इसको हम आधा करेंगे तो ये हमारा करंट क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 इधर हो जाएगा, और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि करंट हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। धारा हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। या तो दोस्तों हम यहाँ इस फॉर्मूला से क्या देख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I होता है। उसी प्रकार I और R अगर एक साथ है और यहाँ पे V है, तो अगर हम R को बराबर के उस पार ले जाते हैं तो V अपॉन R होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा जो पता चल रहा है, जो करंट होता है वो रेजिस्टेंस का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का दोस्तों, अगर ये जितना बढ़ेगा ये हमारा उतना ही क्या होगा? घटेगा। और अगर ये हमारा घटा तो करंट क्या होगा? हमारा बढ़ेगा। क्या होगा? करंट हमारा बढ़ेगा। यानी कि दोस्तों अगर प्रतिरोध को हम आधा कर रहे हैं, इसको आधा करेंगे, इसको अगर हम बट्टा 2 करेंगे तो ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी कि करंट जो हो जाएगा वो दुगुना हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, यानी कि करंट हमारा क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। तो नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस को हम जितना करेंगे उसका ही हिसाब से करंट हमारा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा नियम एक चालक कंडक्टर में संभावित अंतर वर्तमान प्रवाह के बीच संबंधों को बताता है? हमने क्या देखा था? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, और V इक्वल टू IR, ये हमारा क्या है? ओम्स लॉ है। तो जो हमारा कंडक्टर चालकता और जो विद्युत प्रवाह की बात कर रहा है, अरे धारा की बात करता है, तो वो हमारा किसके द्वारा बताया गया है? ओम के द्वारा बताया गया, यानी कि ओम्स लॉ से हम जानते हैं। तो इसका उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल से कितनी धारा प्रवाहित हो सकता है? तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या है दोस्तों? V इक्वल टू IR। वोल्टेज हमारा कितना होगा? 220 वोल्ट, और करंट हमें यहाँ पे निकालना है, और ये रेजिस्टेंस हमारा कितना देगा? 750। तो करंट बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 220 अपॉन 75, 750, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया। अगर इसको काटेंगे दोस्तों कितना बार में कट जाएगा? अगर दोस्तों हम इसको काटने की बात करें तो काटने में हमारा सुविधा कब होगा? ऊपर से भी 100 से गुना कर देते हैं और नीचे से भी 100 से गुना कर देते हैं। तो कितना हो गया? 25 या 75, 25 चौक 100। अब 3 से काटेंगे कितना बार में कटेगा दोस्तों? 3 से अगर हम काटते हैं 22 को, कितना बार में कटेगा? 3 7 21, कितना बच गया? 1। यहाँ पे पॉइंट देंगे, पॉइंट के बदले 0। 3 तिया 9, 3 तिया कितना? 9, यानी कि कितना बच गया? 7.3 गुना 4, तो 4 तिया 12 का 2, और 4 7 28, और 1 29। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा 3 अंक हो गया, ज्यादा अंक लेने से हमें कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम दोस्तों 2 ही अंक का लेंगे, 2 ही अंक का लेंगे। और ये नीचे हमारा क्या है? 100 है। अब 100 से अगर भाग देंगे तो 2 अंक का बाद क्या होगा? दशमलव, यानी कि 0.29 एम्पियर हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो कि सही उत्तर है, जो कि ए नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओम का नियम डैश और डैश के बीच संबंध का वर्णन कराता है। देखिए दोस्तों, ओम का हमारा क्या नियम है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, यानी कि जो हमारा बताया जाता है ओम्स लॉ, V और I के बारे में संबंध को दर्शाता है। तो V और I हमारा किस में है? विद्युत धारा और विद्युत, यानी कि वोल्टेज और विद्युत चार्ज के बारे में बताता है ओम्स लॉ? बिल्कुल नहीं। विद्युत आवेश और समय? बिल्कुल नहीं। विभवांतर और विद्युत धारा? बिल्कुल दोस्तों, यानी कि सी नंबर का दोस्तों हमारा सही ऑप्शन जो हो जाएगा, जो कि सी नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों से विभवांतर के बीच संबंध बताता है? देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, ओम्स लॉ के अनुसार हम क्या जानते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। जो हमारा धात्विक तार में क्या है, विद्युत धारा के बारे में बात कर रहा है और वोल्टेज के बारे में बात कर रहा है। तो वोल्टेज और धारा हमारा किसमें होता है, ओम्स लॉ के अनुसार। तो ओम्स लॉ हमारा किसमें है, ए नंबर में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जूल्स लॉ हमारा क्या दर्शाता है दोस्तों, हीट जो होता है आई स्क्वायर आर टी का क्या होता है, बराबर होता है। और आवेशों का नियम क्या होता है, Q इक्वल टू आई टी होता है, Q इक्वल टू एन ई होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपन भी होता है, Q इक्वल टू और हमारा क्या होता है, सी भी होता है। हमारा क्या होता है, आवेश से संबंधित सारे फॉर्मूले को दर्शाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धातु चालकों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए दोस्तों, धातु चालकों के संबंध में धातु हमारा क्या होता है, जैसे अगर हम सिल्वर की बात करें, तो सिल्वर हमारा क्या है, करंट कंडक्टर है। और जैसे कि एल्युमिनियम हमारा है, एल्युमिनियम भी हमारा क्या होता है, धातु होता है। तो एल्युमिनियम में हमारा कितना चार्ज होता है, 3+ चार्ज होता है। और जो कॉपर होता है उसमें कितना होता है, 2+ चार्ज होता है। और सिल्वर में हमारा कितना चार्ज होता है, सिल्वर की बात करें दोस्तों, तो सिल्वर का जो हमारा होता है 1+, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज कर सकता है। यानी वन जो लूज करता है उसको क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। तो धातु में दोस्तों हमारा करंट जो फ्लो होता है वो किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है तब हमारा क्या होता है, करंट जनरेटर होता है, करंट जनरेट होता है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हम क्वेश्चन को देखते हैं, धातु चालकों में केवल ऊर्जा स्तरों की गति होती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का गति होता है। धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉन की गति होती है? बिल्कुल सही दोस्तों, धातु में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का गति होता है, जिसके कारण ही हमारा करंट का फ्लो करता है। धातु चालकों में केवल केंद्रक में ही गति, बिल्कुल गलत दोस्तों। जो एक धातु या तत्व होता है दोस्तों, इसके इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा होता है। और बीच में हमारा न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। इसको हम दोस्तों केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब दोस्तों हम यहाँ पे प्रतिरोध या रेजिस्टेंस से संबंधित को प्रश्न को करेंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया, हमने क्या देखा दोस्तों, दो रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ चुका है कि जब सीरीज में सीरीज में जब रेजिस्टेंस को रखा जाता है तो उसको हम सिंपली R1 प्लस R2 के माध्यम से जोड़ते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसको पैरेलल में रखा जाता है तो जो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं वो बट्टा में करके निकालते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से हम निकालते हैं। तो ये हमारा क्या सीरीज के लिए है और ये हमारा पैरेलल के लिए है। यहाँ पे क्या बोला गया, श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज की बात किया गया है। तो जब दोस्तों सीरीज में जब रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है तो उनका तुल्य या इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या दोस्तों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो जब सीरीज में है तो सीरीज में होता है तो डायरेक्ट हम R1 प्लस R2 करके जोड़ते हैं। और सीरीज हमारा किस तरह जोड़ा जाती है दोस्तों, ये इस तरह से, पहला रेजिस्टेंस ये क्या हो गया और एक दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे हो गया, ये हमारा क्या जोड़ा जाता है सीरीज में। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 2 ओम प्लस 4 ओम, यानी कि 6 ओम का रेजिस्टेंस हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा या तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी है। यदि 6 ओम, 9 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधक समांतर क्रम में संयोजित है तो परिणामी प्रतिरोध, परिणामी का भी मतलब दोस्तों इक्विवेलेंट ही पूछा गया है, यानी कि इसका टोटल रेजिस्टेंस हमारा जो होगा तो पूरा सर्किट में कितना फ्लो करेगा। तो देखिए दोस्तों, एक एक रेजिस्टेंस को यहाँ पे जोड़ा गया है इस तरह से, और दूसरा रेजिस्टेंस को दोस्तों यहाँ पे जोड़ा गया है, और दोस्तों तीसरा रेजिस्टेंस भी एक जोड़ा गया है, यानी कि ये हमारा दोस्तों सीरीज में जोड़ा गया है। क्या किया गया है, सीरीज में जोड़ा गया है। यहाँ पे क्या किया दोस्तों, हमारा ये सीरीज में जोड़ा गया है, नहीं सॉरी सॉरी, सीरीज में दोस्तों ये हमारा क्या है, पैरेलल में जोड़ा गया है। अगर ये 6 ओम है, ये हमारा 9 ओम है और ये हमारा 6 ओम है। तो अगर हम इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 1/RE इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पे हम 1/R3 आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/6, और 6, 9 और 6 का एलसीएम अगर निकालेंगे दोस्तों तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 होगा। तो 18 यानी कि 6 × 18 3 प्लस 9 का अगर दो बार में 2 यानी कि 2 प्लस 6 × 18
तीन यानी कि तीन, यानी कि तीन और तीन कितना हो गया 6 और 2 8, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो 1 अपॉन आर ई बराबर 8 अपॉन 18। तो यहां से हमारा दोस्तों टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे तो ये इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ऊपर हमारा 18 आ जाएगा और नीचे 8 आ जाएगा। तो इसको काटने पर हमारा कितना हो जाएगा 8 का 8, 8 दूना 16 और 2 बच गया यानी कि पॉइंट, फिर 8 दूना 16 और 8 पच्चे 40 यानी कि 2.25 ओम, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 ओम 15 ओम 30 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में। सेम क्वेश्चन दोस्तों, जिस पिछला क्वेश्चन जो हमने देखा वो इसकी दोस्तों सेम है। फिर से हम क्या करेंगे आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/30, इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 30, यानी कि 10 दिया 30 प्लस 15 दूना 30 और 30 का 30, यानी कि 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि आर ई इक्विवेलेंट हमारा होता है। यानी कि इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 3 2 5 और 1 6, 6/30, 30 को अगर काटा 6 का 6, 6 5 30, तो यहाँ पे हमारा निकल के क्या आ रहा है आर अपन, यानी कि 1/RE इक्विवेलेंट और 1/5, यानी कि आर ई जब क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा 5 ओम निकल आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर का है। एक बात दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, जब सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ा जाएगा तो जो टोटल रेजिस्टेंस हमारा होगा वो इंडिविजुअल से क्या होगा अधिक होगा। यानी कि अगर 10 ओम और 15 ओम और 30 ओम को अगर सीरीज में जोड़ा जाता तो इसको हम डायरेक्ट क्या करते सीधा जोड़ देते हैं, यानी कि 30 10 40 10 50 5 55, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना होता 55 ओम हो जाता। तो ये 55 ओम होता है, ये 10 से भी अधिक है, 15 से भी अधिक है, 30 से अधिक है अगर ये सीरीज में जोड़ते तब। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे हमें क्या किया गया है पैरेलल में जोड़ा जाता है, तो पैरेलल में जब जोड़ा जाएगा तो तीनों रेजिस्टेंस से जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा वो कम आएगा, जिससे कि यहाँ पे हमारा 5 आया है, तो इस 10 से भी कम है, 15 से भी कम है और 30 से भी कम है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या लगा रहे हैं सी लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 30 ओम प्रतिरोध वाले एक इलेक्ट्रिक लैंप 6 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक को 6 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, परिपथ की कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों अगर श्रेणी क्रम की बात कर रहा है तो यहां से हम डायरेक्ट जोड़ के 30 और 36 ओम का निकाल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राम ने 50 वॉट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा, इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति में आयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा। देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं पावर हमारा होता है क्या होता है पावर बराबर वी आई होता है, पावर बराबर हमारा क्या होता है वी आई, और ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू हमारा क्या होता है आई आर। और हमें क्या पूछा गया है रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया है, क्या पूछा गया रेजिस्टेंस के बारे में। तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, यानी कि यहाँ से सबसे पहले हमें करंट को निकालना पड़ेगा, तो जिससे कि यहाँ पे हमारा क्या है 50 वॉट और यहाँ पे वोल्टेज जो दिया गया है कितना हो गया 220 वोल्ट। तो यहाँ से हम करंट निकालेंगे तो करंट बराबर हमारा कितना हो गया 50/22, 220 यानी कि 100, यानी कि करंट जो हमारा हो गया कितना हो गया 5/22। तो 5/22 हमारा दोस्तों करंट हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे वोल्टेज बराबर हमारा कितना दिया गया 220 वोल्ट और करंट हमारा कितना हो गया 5/22, 5/कितना 22, और यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस बराबर जब निकालेंगे तो ये 22 गुना कितना हो जाएगा 22/5, इसको काटेंगे ना 5 चौक 20, 5 चौक 20 यानी कि 44, यानी कि 44 गुना 22 हमारा उत्तर हो जाएगा। 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी कि 8 8, यानी कि 8 8 8 16 का 6, 8 8 2, 8 8 1 9, यानी कि 968 ओम हमारा दोस्तों यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि धारा को 2 गुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा। देखिए दोस्तों ओम्स लॉ के अनुसार हम क्या जानते हैं V इक्वल टू आई आर, ये हमारा क्या है मूल फॉर्मूला है, यानी कि बेसिक फॉर्मूला हमारा क्या है ओम्स लॉ का V इक्वल टू आई आर। दोस्तों यहाँ पे क्या बोलोगे धारा को आधा कर देंगे, धारा को आने के क्या मतलब धारा का सेंस मतलब करंट को आधा करेंगे और विभवांतर यानी करंट को 2 गुना और धारा को आधा, यानी कि वोल्टेज को हम आधा कर दिए और करंट को क्या कर दिए 2 गुना कर दिए, करंट को क्या कर दिए 2 गुना कर दिए। तब दोस्तों तो दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, रेजिस्टेंस पे हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों हम इस बेसिक फॉर्मूला के स्ट्रक्चर में क्या करेंगे लाएंगे, तो बेसिक फॉर्मूला के स्ट्रक्चर में लाएंगे तो देखिए दोस्तों V अपॉन यहाँ पे 2 है और इस 2 को क्या करेंगे बराबर के इस पार ले आएंगे, बराबर के क्या करेंगे इस पार, यानी कि ये बट्टा में आ जाएगा, यानी कि आई आर क्या आ जाएगा
आई आर, तो यहाँ पे आई आर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि वी अपॉन 4, वी अपॉन क्या हो जाएगा 4, यानी कि आई आर हो गया। यानी कि दोस्तों अगर आई आर की जगह पर हम कि आर बराबर हमें निकालना, तो यहाँ से देखिए दोस्तों आर बराबर, अगर हम आर बराबर करेंगे तो वी अपन क्या होगा आई, तो यहाँ पे भी अगर वी अपन आई करेंगे तो इस यहाँ से दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा वी अपॉन 4i, और यहाँ पे ये भी हमारा क्या होगा रेजिस्टेंस के बराबर होगा। यानी कि दोस्तों इस वी अपॉन आई बराबर क्या हमारा ये आर है, तो इस जगह पर अगर हम आर करेंगे तो आर अपॉन कितना हो गया 4, यानी कि जो बेसिक आर होता है आर का हमारा कितना हो गया बट्टा 4, यानी कि दोस्तों जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। यानी कि आर का, इस आर का क्या हमारा 1/4 है, बट्टा में है तो 1/4, अगर ऊपर यही होता तो 4 गुना होता, और बट्टा में तो 1/4, अगर 3 होता तो 1/3। तो यहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस हमारा इसका 1/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर डैश होता है। देख दोस्तों ओम्स लॉ के अनुसार हम क्या जानते हैं, V इक्वल टू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, और इसको जब हम लिखेंगे तो क्या होता है R और I, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। लेकिन दोस्तों अगर हम श्रेणी क्रम में संयोजित, तो प्रत्येक प्रतिरोध, यानी कि एक प्रतिरोध की बात नहीं कर रहा है, प्रत्येक प्रतिरोध की बात करें तो प्रत्येक प्रतिरोध में जो होगा V इज यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, ये रेजिस्टेंस का हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दर्शा रहा है। रेजिस्टेंस का हमारा क्या होता है V के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो I तो है ही, लेकिन साथ ही साथ रेजिस्टेंस का भी क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन दोस्तों ये इंडिविजुअल सर्किट की बात कर रहा है, यानी कि प्रत्येक इंडिविजुअल प्रतिरोध जो होगा उसमें, यानी कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस हमारा वोल्टेज के क्या होगा डिपेंड करेगा, ये रेजिस्टेंस भी हमारा वोल्टेज डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस कम होगा, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस जो हमारा 5 ओम का है और यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा 10 ओम का है, तो इसमें हमारा कम वोल्ट लगेगा, इसमें क्या होगा कम वोल्ट का खपत होगा, और इसमें हमारा अधिक वोल्ट का खपत होगा, क्या होगा अधिक वोल्ट का खपत होगा। यानी कि दोस्तों ये प्रोपोर्शनल है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इसका वोल्टेज भी क्या होगा बढ़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी समानुपाती को दर्शाता है, समानुपाती यानी प्रतिरोध की तुलना में क्या है समानुपाती को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। समानुपाती मतलब दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब किसी चालक पर 24 वोल्ट का विभवांतर या विभव आरोपित किया जाता है और 96 एम्पीयर की धारा उसमें से होकर प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए V इक्वल टू क्या होता है हमारा आई आर, तो वोल्टेज हमारा कितना दिया 24 वोल्ट, और जो करंट दिया गया है वो 96, यानी कि आर बराबर अगर हम निकालेंगे तो कितना होगा 24 अपॉन 96, यानी कि 24 1 24 24 चौक 96, 1/4। अब इसको काटेंगे कितना बढ़ेगा 0.0, यहाँ पे एक पॉइंट लगेंगे 1 0, यानी कि 4 दूना 8, 8 और 2 यानी कि 4 5 20, यानी कि 0.25 एम्पियर 0.25 एम्पियर सॉरी ओम क्या हो जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा 0.25 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ए और बी के बीच की बात कर रहा है, अंक यहां से यहां तक इस टर्म से इस टर्म तक टोटल प्रतिरोध हमारा कितना होगा। तो देखिए दोस्तों अगर इस 3 और 3 की बात करें, ये हमारा क्या है 3 ओम है, और ये भी हमारा क्या है 3 ओम है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसको देखें तो ये हमारा दोनों क्या है सीरीज में है, ये हमारा दोनों प्रतिरोध क्या है सीरीज में है, यानी कि इसको हम एक सीधी तार के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, ये 3 ओम हो गया और ये 3 ओम हो गया। और दोस्तों ये जो लाइन है हमारा इसके क्या है पैरेलल है, इसके क्या है पैरेलल है, और ये जो है ये भी हमारा 3 ओम का करंट है, और ये हमारा 3 ओम का क्या है और सॉरी 3 ओम का ये भी हमारा रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे दोस्तों हमारा एक बैटरी लगाया गया है। ये दोस्तों इसका एक्चुअल डायग्राम जो हमारा हो गया इस तरह से हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका टोटल तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध निकालने के लिए दोस्तों ये दोनों हमारा क्या है सीरीज में है, तो अगर हम इसको नाम देना चाहें, लेकिन यहाँ पे ए और बी दिया गया है, तो दोस्तों अगर हम इसको नाम दें तो R1 R2 प्लस R3 दे दिए। अब देखिए दोस्तों अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें इन दोनों रेजिस्टेंस की, तो इन दोनों रेजिस्टेंस ये हमारा क्या है सीरीज में है, सीधी रेखा में सीरीज में जोड़ा गया है, तो सीरीज में जोड़ा गया है तो इन दोनों का यानी कि जो R1 प्लस R2 होगा वो हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे, क्योंकि सीरीज में है। तो 3 और 3 कितना हो गया 6 ओम हो गया,
ये कितना हो गया 6 ओम हो गया। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पे हम आर जो इक्विवेलेंट निकालेंगे वो क्या करेंगे, इस 6 का यानी कि इस टोटल को हम एक रेजिस्टेंस के रूप में लिख सकते हैं जो कि 6 ओम है। अब दोस्तों इसका फिगर हम बनाएंगे तो इसका फिगर हम इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से, यानी कि ये टोटल हमारा हो गया 6 ओम का हो गया और ये हमारा 3 ओम का हो गया और यहाँ पे हमारा एक बैटरी लगाया गया है। अब जो चित्र हो गया दोस्तों हमारा इस तरह से बन के आ जाएगा, यानी कि तो टोटल आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, यानी कि ये हमारा अब पैरेलल में भी हो गया, तो पैरेलल में भी हो गया अगर, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1/6 प्लस 1/3, ये हम पैरेलल में निकालने के लिए करते हैं। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 6, यानी कि 6 का 6 प्लस 3 दूना 6 यानी कि 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम टोटल आर इक्विवेलेंट बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/6, तो टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा, यहाँ पे काट भी देंगे 3 का 3 3 दूना 6, यानी कि जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो टोटल हमारा रेजिस्टेंस निकल के आएगा 2 ओम निकल के आएगा। कितना आएगा 2 ओम, जबकि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। लेकिन दोस्तों बुक में जो आंसर दिया गया है वो 4.5 ओम दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने दोस्तों इन दोनों को सीरीज में ना लेके बल्कि पैरेलल में ले लिया है। उसने बुक में क्या किया गया है 1+3 इन दोनों को इस दोनों रेजिस्टेंस को वो पैरेलल में ले लिया है, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि ये हमारा जब सीरीज में है, ये दोनों हमारा एक ही तार से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा दोस्तों सीरीज में होता है, तो ये सीरीज में होगा तब हमारा 6 ओम इन दोनों का हो जाएगा, यानी कि 1/6 और 1/3, यानी कि 1/6 और 1/3। तो सही उत्तर हमारा यहाँ पे दोस्तों बी नंबर का ही होगा, सी नंबर का बिल्कुल गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी चालक के प्रतिरोध पर उसकी या उसके डैश का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए दोस्तों एक चीज हम क्या जानते हैं, हमारा जो है दोस्तों मुख्य रूप से अगर फॉर्मूला की बात करें तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या होता था, लेंथ होता था, और रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता था क्या होता था, एरिया होता था। तो जो हमारा यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आता था वो क्या निकल के आता था, L/A। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या कर रहा है, लंबाई पे डिपेंड कर रहा है और एरिया है। देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है, एक वायर है, ये क्या है वायर है, तो ये वायर है दोस्तों, तो ये लेंथ पे हमारा क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। चालक का प्रतिरोध क्या कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। और दोस्तों अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का मोटाई है या क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया या क्या, या तो क्या है मोटाई है, या क्या है दोस्तों मोटाई है या थिकनेस है। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है और एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। और दोस्तों अगर हम इसको करंट इसमें ज्यादा फ्लो करने लगेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, इसका बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण, टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो ये हमारा हीट हो जाएगा, और हीट हो जाने के कारण दोस्तों जो करंट या कंडक्टिविटी होता है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। क्या होता है, हीट होने के कारण दोस्तों स्लो हो जाता है। आपने मोबाइल चार्जिंग करते हुए भी देखा होगा दोस्तों कि जब चार्जर गर्म हो जाता है मोबाइल का तो चार्ज हमारा पकड़ना स्लो हो जाता है, चार्ज क्या होता है पकड़ना स्लो हो जाता है। यानी कि तापमान पर भी डिपेंड करता है, लंबाई पर भी डिपेंड करता है और मोटाई पर भी डिपेंड करता है। आकृति की बात करें दोस्तों तो आकृति पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्रतिरोध का। अगर हम यहाँ पे एक चांदी का कंडक्टर ले रहे हैं और दोस्तों ये हमारा मान लेते हैं कि ये क्यूबॉइड साइज का ले लिया, हमने एक चांदी का कंडक्टर को क्या लिया, क्यूबॉइड ले लिया, और दोस्तों एक चांदी का कंडक्टर को हमने सिलिंड्रिकल ले लिया, यानी कि बेलन के आकार का ले लिया। तो दोस्तों इसमें जो करंट फ्लो होगा, इसमें भी जो करंट फ्लो होगा वो हमारा शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि कौन सा धातु है ये हमारा डिपेंड कर सकता है, या कौन सा कंडक्टर है या इंसुलेटर है वो डिपेंड कर सकता है। लेकिन शेप हमारा चरखूट है या चकोर है या आयत है या घनाभ है या सिलिंड्रिकल है या शंकुकार है, उससे कोई प्रभाव हमारा नहीं पड़ता है। तो आकृति पे हमारा दोस्तों रेजिस्टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है दिया गया है, यानी कि सही उत्तर हमारा ए नंबर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार के विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है। अगर विद्युत प्रतिरोधकता की बात करें दोस्तों, विद्युत प्रतिरोधकता की बात करें यानी कि रेजिस्टेंस की बात करें, तो रेजिस्टेंस हमारा दोस्तों प्रभावित करेगा तो क्या करेगा दोस्तों, अगर हम दोस्तों अगर एक हम यहाँ पे एल्यूमिनियम का तार ले रहे हैं दोस्तों, ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम का क्या है तार है, और दूसरा दोस्तों यहाँ पर एक हमारा क्या है आयरन का तार है,
क्या है, आयरन का तार है। तो दोस्तों जो एल्युमिनियम का तार है उसमें हमारा करंट जो फ्लो करेगा क्या होगा, इस आयरन की तुलना में अधिक करेगा। क्या होगा, अधिक करेगा। और इस आयरन में क्या होता है, करंट हमारा, करंट तो इसमें भी फ्लो करेगा लेकिन कम फ्लो करेगा, क्योंकि एल्युमिनियम जो हमारा है विद्युत का एक अच्छा सुचालक है और आयरन हमारा विद्युत का अच्छा सुचालक नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा पदार्थ की क्या करता है, प्रकृति पर डिपेंड करता है कि कौन सा पदार्थ होता है। तो एल्युमिनियम की बात करें तो उसमें पदार्थ की प्रकृति क्या है, अच्छा है, यानी कि ये प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि एल्युमिनियम में करंट हमारा अच्छा से फ्लो करेगा, आयरन में भी फ्लो करेगा लेकिन कम करेगा। और अगर एल्युमिनियम की तुलना में भी बात एल्युमिनियम की तुलना में भी बात करें दोस्तों, तो सिल्वर हमारा है, जो सिल्वर में हमारा सर्वोच्च, सिल्वर को हमारा सर्वोच्चतम सुचालक या एक गुड कंडक्टर माना जाता है, या तो सबसे उच्च प्रकार का सुचालक माना जाता है। तो दोस्तों ये पदार्थ की प्रकृति पर प्रभावित होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा ए नंबर का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 0.7 एम्पियर प्रतिरोध, 1 मीटर लंबाई और 0.2 mm व्यास वाले तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कितनी होगी। देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया होता है। और इसी फॉर्मूला को हम एक क्या जानते हैं, एल अपॉन ए लिखते हैं। क्या जानते हैं, एल अपॉन ए। और इसको यहाँ पे जो प्रतिरोधकता के बारे में बोला गया है, ये प्रतिरोधकता क्या हमारा दर्शाता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या तो प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या तो प्रतिरोधकता। तो यहाँ पे दोस्तों हमें इस कांस्टेंट टर्म को निकालने के लिए बोला गया है। तो रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया गया है, 0.7 ओम, और यहाँ पे ये निकालना है। लेंथ बराबर हमारा कितना दिया गया है, 1 मीटर। और दोस्तों जो 0.2 mm दिया गया है, इसको दोस्तों हमें मीटर में बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। और मीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर हमारा 1 मीटर होता है। तो हमारा mm में दिया गया है, तो इस mm को दोस्तों हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे। और मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, यानी कि हम क्या जानते हैं, 1000 mm बराबर 1 मीटर, यानी कि 1000 से इसको भाग देना पड़ेगा। 0.2 को क्या करेंगे, 1000 से हम भाग देंगे, तब जो हमारा ये डायमीटर हो जाएगा किस में आ जाएगा, मीटर में। क्या आएगा, मीटर में। लेकिन दोस्तों हमें एरिया दिया गया है, और एरिया हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर होता है तो डी को हम क्या करते हैं, आधा करते हैं। और डी को आधा करेंगे तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, यानी कि 2 से भाग देंगे तो 1 कट जाएगा, यानी कि 0.1 अपॉन 100, 3 जीरो हो जाएगा। और इस पॉइंट को भी हटा देंगे तो इतना हो जाएगा, यानी कि आर बराबर जो निकल के आ गया हमारा, एक पर कितना जीरो हो गया, 4 जीरो। ये हमारा आर बराबर निकल के आ गया। अब दोस्तों इस रेजिस्टिविटी को हमें निकालना है। तो रेजिस्टिविटी बराबर अगर हम करें तो 0.7 ए एक, यानी कि दोस्तों एरिया हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टा इस एक का हम लेंथ हमारा क्या है, एल यहाँ पे लिख सकते हैं या एक लिख सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी बराबर हमारा हो जाएगा 0.7 इंटू पाई का मान क्या होता है, 22/7। तो इस 7 को नीचे रखेंगे बट, और एल का मान 1 रखेंगे। और दोस्तों आर स्क्वायर की बात किया गया है, तो आर अपन को क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर, यहाँ पे एक का स्क्वायर, ये एक इसका भी स्क्वायर करेंगे। अब दोस्तों जो ये हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी निकलेगा, तो कितना बार इस जीरो को हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो और ला सकते हैं, 7 से 7 हमारे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 22 बच जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितना जीरो होगा हमारा, बट्टा में 10 के पावर, यानी कि कितना हो गया, 10 के पावर 4 है, तो 4 हर यहाँ पे और हो जाएगा, यानी कि 2, यानी कि 4 दूना 8, यानी कि 10 के पावर कितना हो जाएगा, 8। और एक जीरो यहाँ पर ये है हमारा। और दोस्तों यहाँ पे कितना दिया गया, एक जीरो यहाँ पे ये है हमारा। अब एक जीरो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारा रेजिस्टिविटी बराबर कितना हो जाएगा, 22 इंटू 10 टू द पावर, बट्टा में यहाँ पे 10 टू द पावर 9, और ये हमारा क्या होगा प्लस में। अब इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 22 इंटू 10 टू द पावर -9, क्या है 9। तो हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये हमारा यहाँ पे जो दिया गया है 8 के टर्म में बोला गया है, 8 के टर्म में, यानी कि दोस्तों यहाँ से एक जीरो को क्या करेंगे, हम बाहर निकालेंगे। तो एक जीरो को अगर बाहर निकालेंगे तो एक जीरो यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ पे एक अंक के बाद क्या आएगा, दशमलव आएगा। क्या आएगा, दशमलव आएगा, यानी कि 2.2 इंटू 10 टू द पावर -18 जो हो जाएगा यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस का हमारा क्या होता है, ओम, ओम होता है।
और जब ये एरिया हमारा इधर चला जाएगा तो एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, और ये इस लेंथ का बट्टा में रहेगा, तो ये लेंथ हमारा मीटर यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा मीटर, यानी कि ओम मीटर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे इसका यूनिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिरोध आर को किस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है? देखिए दोस्तों, प्रतिरोध आर हमारा बी द्वारा इसके थ्रू से दर्शाया जाता है, और ये हमारा दोस्तों बैटरी को दर्शाया जाता है, या पोटेंशियल को, वोल्टेज को दर्शाया जाता है, या तो बैटरी को। किसी चालक का प्रतिरोध डैश के अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए दोस्तों, चालक क्या है, हम क्या जानते हैं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दोस्तों, इसको देखिए यहाँ पे अनुक्रमानुपाती दिया गया, अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है समानुपाती, समानुपाती, या तो इसी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी एक दूसरे से बढ़ेगा, यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है लेंथ का क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस का जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया का, क्या होता है एरिया का। तो यहाँ पे हम क्या बोलोगे, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, तो रेजिस्टेंस जो हमारा लेंथ का क्या है अनुक्रमानुपाती होता है, तो लेंथ हमारा कहाँ पे दिया गया है, एरिया नहीं, बिल्कुल नहीं, तो डी नंबर का ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोध वाली 5 कुंडलियों के संयोजन से प्राप्त होने वाली अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, अधिकतम और न्यूनतम की बात करें, अगर हमने क्या देखा था कि अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे सिर्फ। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि जब सीरीज में हम जोड़ेंगे, जब सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो डायरेक्ट जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा बार, यानी कि टोटल आर इक्विवेलेंट की बात करेंगे, सीरीज में डायरेक्ट जोड़ेंगे तो कितना होगा, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25 और 2 27, यानी कि 27 ओम जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो अधिकतम जो मान आएगा वो अधिकतम आएगा, कितना आएगा, अधिकतम आएगा। सीरीज में जब हम जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस का मान जो आता है अधिकतम आएगा, यानी कि 27 27 हमारा दो ही ऑप्शन में है, यानी कि ये दो ऑप्शन हमारा कैंसिल हो चुका है। अब दोस्तों इसको हम पैरेलल में जोड़ेंगे, तो पैरेलल में जब हम जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, हम इसको इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/2 करेंगे, प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। अगर इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, टोटल का कितना हो जाएगा 12, यानी कि 2 छक 12, यानी कि 6 प्लस 3 चौक 12, यानी कि 4 4 तिया 12, यानी कि 3 प्लस 6 दूना 12, यानी कि 2 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 1, यानी कि 6 4 10, 10 और 3 6 4 10, 10 और 3 13, 13 2 15, 16, यानी कि 16/12। आर इक्विवेलेंट की बात करें तो कितना हो जाएगा 16/12, यानी कि 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4/3, अब 4। अब यहाँ पे दोस्तों हमारा कितना आ रहा है, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना है 4/3, लेकिन दोस्तों ये हमारा क्या है बट्टा में है, तो अब इसको दोस्तों हम क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, और जब क्रॉस गुना करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 हमारा नीचे आ जाएगा। अब हम इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 0 पॉइंट, यानी कि पॉइंट लगेगा तो 0, 4 7 28 और 4 5 20, यानी कि 0.75, तो जो न्यूनतम रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा वो 0.75 ओम हो जाएगा, और अधिकतम जो हो जाएगा वो 27 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही उत्तर। प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध क्या होता है हमारा, कम होता है। हमने क्या देखा आज अभी पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा दोस्तों, कि जब समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं तो जो रेजिस्टेंस हमारा होता है, जैसे कि देखिए एक 5 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक 15 ओम का रेजिस्टेंस है। अगर इन तीनों को दोस्तों हम पैरेलल में जोड़ेंगे, क्या करेंगे पैरेलल में जोड़ेंगे, तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इन तीनों को मिला करके वो 5 से भी कम होगा, 10 से भी कम होगा और 15 से भी कम होगा, यानी कि कुल मिलाकर के क्या होगा, कम होगा, इन तीनों प्रतिरोधों से क्या होगा, कम होगा, यानी कि सबसे कम प्रतिरोध से कम होगा, यानी कि सबसे कम हमारा कौन हो जाएगा 5 है, तो ये 5 से भी हमारा क्या होगा, कम होगा। सबसे छोटा प्रतिरोध जो होगा उससे भी हमारा क्या होगा, कम प्रतिरोध के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्रमशः 2 ओम और 3 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों के
समांतर संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। अभी देखिए दोस्तों, पिछला क्वेश्चन का हल यहाँ पे हमें मिल जाएगा, जिसके देखिए दोनों को क्या किया गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो समांतर में यानी कि पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे एक ऊपर 2 ओम का रखा गया है और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे एक 3 ओम का रखा गया है, यहाँ पे ये 3 ओम का। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों, आर इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/RE बराबर 1/RE यानी कि 2 प्लस 1/3, और 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 यानी कि 2 3 6 प्लस 2 यानी कि 5/6, यानी कि आर इक्विवेलेंट बराबर जो हो रहा है वो 5/6। लेकिन जब इसको हम क्रॉस गुना करेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा तो 5 नीचे आ जाएगा, यानी कि कितना बार में कट जाएगा, 5 का 5, 5 दूना 10, यानी कि जो आर इक्विवेलेंट आया दोस्तों हमारा 1.2 ओम आया। अब देखिए दोस्तों 1.2 जो आया तो हमारा सबसे छोटा प्रतिरोध कितना था, 2 ओम। अब देखिए 2 ओम से भी हमारा ये क्या आया, छोटा आया, यानी कि सबसे कम जो प्रतिरोध होता है उससे भी हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कम आएगा जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब। अगर हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो 3 दूना 5 ओम आ जाता और इन दोनों रेजिस्टेंस से हमारा क्या आता, ज्यादा आता। अगर सीरीज में या श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब, तो यहाँ पे हमारा दोस्तों 1.2 ओम आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु फिलामेंट में प्रयोग किए जाने हेतु इन उसमें इनमें से कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है। ये हमारा क्या है, विद्युत बल्ब है। तो दोस्तों पे विद्युत बल्ब के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो हमारा फिलामेंट में इस्तेमाल किया जाता है वो टंगस्टन को इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। जो टंगस्टन धातु होता है हमारा, उस टंगस्टन धातु को क्या किया जाता है, बल्ब के फिलामेंट में यूज किया जाता है। टंगस्टन धातु का क्या होता है, टंगस्टन धातु को बल्ब के फिलामेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसमें जो होता है 3700 डिग्री सेल्सियस तापमान झेलने की क्षमता होता है। टंगस्टन में 3700 डिग्री सेल्सियस तापमान झेलने की क्षमता होता है। और दोस्तों जो टंगस्टन होता है हमारा, ये होता है क्या होता है, उच्च प्रतिरोधी होता है। क्या होता है, उच्च प्रतिरोधी होता है। यानी कि देखिए दोस्तों, उच्च प्रतिरोधी होने का मतलब ये है कि अगर उच्च प्रतिरोध होगा यानी कि हीट वो हमारा एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट हमारा अगर फिलामेंट एब्जॉर्ब करेगा तो हीट एब्जॉर्ब करने के कारण ही वो हमारा लाल लाल दिखेगा। क्या दिखेगा, लाल दिखेगा। हीट एब्जॉर्ब करने के ही कारण लाल दिखेगा, यानी कि इसमें विद्युत प्रतिरोधी ज्यादा होगा। विद्युत प्रतिरोधी क्या होगा, ज्यादा होगा। और दोस्तों विद्युत प्रतिरोधी ज्यादा होगा और गलनांक जो होगा, गलनांक भी जो होगा दोस्तों, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट जिसको कहते हैं, अधिक होगा। गलनांक भी क्या होगा, अधिक होगा। और चालकता तो कम होगा दोस्तों। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा चालकता भी क्या होगा, कम होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। एक बात और दोस्तों, रेजिस्टेंस हमारा जितना ही बढ़ेगा, रेजिस्टेंस हमारा जितना बढ़ेगा उतना ही हमारा लाइट क्या होगा, अधिक चमकेगा। लाइट हमारा क्या होगा, अधिक चमकेगा। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो लाइट का क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं। एक विद्युत परिपथ तप्त किए जाने पर 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि परिपथ के टर्मिनलों पर वोल्टेज 270 वोल्ट हो तो परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए दोस्तों, पावर के बारे में बोला गया है क्योंकि वॉट दिया गया है, तो पावर बराबर हम क्या जानते हैं, वी आई। क्या जानते हैं, वी आई। तो यहाँ पे दोस्तों लेकिन हमें रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया है, तो दोस्तों हम क्या जानते हैं, वी इक्वल टू आई आर। और दोस्तों अगर यहाँ पे V इक्वल टू आई आर है और वोल्टेज हमें दिया गया है, करंट हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे I हमारा है, तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर। यानी कि I की जगह पर हम V अपॉन आर रख देंगे, यानी कि P और V I की जगह पर V अपॉन आर, यानी कि जो पावर बराबर हमारा हो जाएगा V स्क्वायर आर हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों पावर हमारा कितना दिया गया है, 540 वोल्ट, और वोल्टेज हमारा कितना दिया गया दोस्तों, 270 वोल्ट। यानी कि 270 का क्या करेंगे, स्क्वायर बट्टा रेजिस्टेंस। तो आर बराबर हम इधर करेंगे तो 540 बराबर किस पर आ जाएगा, यानी कि 270 गुना 270 बट्टा कितना हो जाएगा ये 540, यानी कि 10 से 10 27 दूना 54, और 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 2 का 2, 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 135 ओम। यानी कि जो रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ जाएगा 135 ओम के निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तांबे के एक तार की त्रिज्या 0.5 mm और लंबाई 100 मीटर है। यदि पदार्थ की प्रतिरोधकता इतना है ओम मीटर है तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
जो हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था वो क्या था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और यहाँ पे L अपॉन ए। यहाँ पे दोस्तों अगर हम लंबाई की बात करें तो 100 मीटर दिया गया है और जो रेडियस दिया गया है वो 0.5 mm दिया गया है। तो रेडियस दिया गया 0.5 mm, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। तो मीटर में रेडियस को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हम 1000 से भाग देंगे, यानी कि 0.5 अपॉन 1000। अब इस पॉइंट को यहाँ पे हट कम कर देंगे, यानी कि इस पॉइंट को घटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आएगा, यानी कि R बराबर हमारा हो जाएगा 5/10⁴। अब इस 4 को दोस्तों ऊपर ले जाते हैं, रेडियस जो हमारा हो जाएगा दोस्तों 5 गुना 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा। ये हमारा रेडियस निकल करके आ गया। तो रेजिस्टेंस जब हमें निकालना है तो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁸ और लेंथ हमारा कितना दिया गया है 100। और दोस्तों एरिया बराबर हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हम दोस्तों हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पाई का मान हम क्या क्या लिखेंगे 22/7, यानी कि 7 हमारा कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। और रेडियस हमारा कितना आ गया 5 गुना 10⁻⁻4। इसको हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। जब स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो हमारा क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁸ इंटू 100 इंटू 7। अब दोस्तों यहाँ पे ये हमारा क्या है 22 गुना 5×5 = 25 और ये 4 दोनों कितना आ जाएगा 10⁻⁸। अब दोस्तों ये 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इस पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो इस पॉइंट यहाँ पे अगर कर देते हैं तो 25 से 25 भी हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से एक जीरो काट देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा हमारा 7 दें यानी कि 70 बट्टा कितना हो गया 22। यहाँ पे क्या है 70/22। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 70/22 हमारा ऑप्शन में यहाँ पे ये जो हमारा पाई है पाई का वैल्यू नहीं लिया गया है। मतलब दोस्तों यहाँ पे हम 10 गुना 7 करेंगे बट्टा 22, यानी कि ये 7 हमारा ऊपर से कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा नीचे, यानी कि नीचे हमारा ये 22/7 हो जाएगा। और ये 22/7 का मान हमारा क्या है पाई है, क्या है पाई है। 10/7 का मान हमारा पाई बट्टा इसका मान क्या है हमारा पाई, यानी कि जो हमारा आंसर होगा 10/पाई 10/पाई। तो 10/पाई और रेजिस्टेंस का हमारा क्या होता है ओम होता है। तो यानी कि 10/पाई ओम, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा किस में है दोस्तों 10/पाई बी नंबर ऑप्शन है। तो यानी कि बी नंबर का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तांबे की निम्न प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग डैश में किया जाता है। देखिए दोस्तों विद्युत बल्ब में हमने क्या देखा, इसके लिए उच्च प्रतिरोधक चाहिए तो इसमें टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा तो ऑप्शन ये हमारा नहीं होगा। ऑप्शन क्या होगा नहीं होगा। टोस्टर दोस्तों, टोस्टर हम किसको कहते हैं टोस्टर दोस्तों जो हमें टोस्ट यानी कि जो टोस्ट को गर्म करने के लिए किया जाता है। टोस्ट पावरोटी जो होता है दोस्तों, पाव रोटी जो टोस्ट वाला होता है उसको गर्म करने के लिए टोस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें गर्म करने से संबंधित है तो ये भी हमारा क्या होगा उच्च प्रतिरोधक होगा। और उच्च प्रतिरोधक होगा तो ये भी हमारा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हीटर दोस्तों, हीटर क्या है इसमें भी उच्च प्रतिरोधक होगा ताकि रूम को हीट कर सके। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर एक ही हमारा बच जाता है संचरण लाइनों में, संचरण लाइनों में। तो ये हमारा दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एल लंबाई आर त्रिज्या और रो प्रतिरोधकता वाले एक तार की प्रतिरोध डैश होगा। तो देखिए दोस्तों हम क्या जानते हैं आर बराबर रो एल अपॉन ए। क्या होता है रो एल अपॉन ए। इसका यहाँ पे हमें पाई के रूप में लिखना होगा। तो आर बराबर हम क्या ले सकते हैं रो एल और ए क्या हमारा एरिया को क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा रेजिस्टेंस बराबर रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। ऑप्शन नंबर क्या है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, समांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध का सूत्र निम्न में से कौन सा है। देखिए दोस्तों तो समांतर क्रम में जब हम जोड़ते हैं तो उसका प्रतिरोधक हम किसके थ्रू से जोड़ते हैं, यानी इक्विवेलेंट को बट्टा में लिखते हैं सबको। तो इसका ऑप्शन हमारा नंबर हमारा क्या हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा। और अगर सीरीज में जोड़ते हैं दोस्तों, सीरीज में जोड़ना होता है तो R1 R2 प्लस R3 यानी कि R इक्विवेलेंट बराबर इस तरह से हम जोड़ते हैं। ये सीरीज के लिए होता है और ये हमारा पैरेलल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार है, इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा? अगर सबसे अधिक प्रतिरोध की बात करें दोस्तों, तो उसमें करंट फ्लो, जरा सा भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों नाइक्रोम का तार हम जानते हैं इसमें करंट फ्लो करता है। चांदी तो हमारा उच्चतम स्रोत है सुचालक का, और तांबे से भी हमारा करंट फ्लो करता है दोस्तों। तो एकमात्र यहाँ पे कांच जो होता है जिससे करंट फ्लो नहीं करता है। तो जिसमें करंट फ्लो नहीं करता है तो उसमें जो प्रतिरोधक होता है या प्रतिरोध होता है वो सबसे अधिक होता है। क्या होता है? सबसे अधिक होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, जो कि सही होगा। आज हमारा दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा या लाभदायक हुआ होगा। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल या लाभदायक हो रहा है तो दोस्तों हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।